दीवानगी, प्यार और जुनून, चैप्टर 8। कुश जिसने दरवाजा खुला था वो स्नेहा की हालत देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गया। आखिर स्नेहा तो उसका भी बहन था। उसने अपने कपते कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले आदित्य भागकर अंदर आया और स्नेहा के पास गया। वो उसके सामने घुटनों के बाल बैठ गया। स्नेहा पीछे दीवार से सटकर बैठी थी, उसका चेहरा घुटनों में छिपा था। उसका लहंगा जो आदित्य ने ही उसके लिए सेलेक्ट किया था वो बहुत जगह से फट गया था। उसके बाल फर्श को छू रहे थे, उसका दुपट्टा भी फट गया था और वो कमरे के एक कोने पर गिरा था। कमरे में बिछे सफेद कारपेट पर खून के धब्बे थे जिसे देखकर आदित्य का दिमाग सुन पर रहा था। आदित्य ने स्नेहा के चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और उसके बालों को साबर कर एक हाथ से पीछे कर दिया। आदित्य स्नेहा का चेहरा देखकर उसके होश फक्ता हो गए और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। अब आगे स्नेहा के आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य ने देखा स्नेहा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। उसने उसके पीठ को हल्के हाथों से सहलाने लगा। अडॉयती को महसूस हुए उसका ब्लाउज फट गया है। आदित्य की नीली आंखें समुंदर जैसी गहरी हो गई। स्नेहा ने एक भी बात नहीं किया था, उसने तो उसे गले भी नहीं लगाया था। उसका चेहरा सिर्फ आदित्य के सीने में छिपा था और वो फुट फुट कर रो रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य को महसूस हुआ स्नेहा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो वो घबरा गया। उसने उसे खुद से अलग किया तो देखा उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका है और आंखें बंद है। आदित्य ने उसके आंसू साफ किया और देखा उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान है जो अब काला पड़ चुके थे। उसके चेहरे पर विक्रम के खून के छींटे भी थे। उसके होठों के कोने से खून निकलकर सूख चुका था। उसके गले, कंधे और कोलबोन पर काफी सारे दांतों के निशान थे और खरोच थे जिसमें से खून बहाकर अब सूख चुका था। शरीर के हर हिस्से पर बेल्ट के लाल निशान थे और कुछ कुछ जगह से खून भी आ रहा था। तभी आदित्य की नजर उसके कमर पर गई जहां गहरी चोट थी। ये सब देखकर आदित्य का खून खोल रहा था। आदित्य ने अपना कोट उतारा और उसे पहना दिया। आदित्य ने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठा लिया। स्नेहा किसी बेजान गुड़िया के जैसे उसके बाहों में झूल रही थी। कुश जो वहां पर भूत बने खड़ा था, उसने जल्दी से अपना होश संभाला और बाहर चला गया। कुश एक बहुत ही इमोशनल लड़का था, लेकिन वो अपने इमोशंस को जल्दी से बाहर आने नहीं देता था। वो भले ही स्नेहा को नफरत करने का दावा करता था, लेकिन एक समय था जब इस बहन को वो अपने बच्चे की जैसा प्यार करता था, उसके साथ खेलता था। जिस बहन की दुनिया पैदा होने से बचपन तक उसके इर्द गिर्द मंडराता था। उस बहन से चाहे वो जितना भी नफरत कर ले, लेकिन उसका ये हाल उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, उसके रहते ये उसके प्यारे गुड़िया के साथ क्या हो गया। कुश जल्दी से गाड़ी दौड़ा देता है। आदित्य स्नेहा को बाहों में भरकर पीछे बैठा था। कुश ने फुल स्पीड में निकल जाता है। 1 घंटे का फैसला वो लोग 20 मिनट में तय कर लेते हैं। अब तक मेंशन में सबको स्नेहा के लापता होने का खबर मिल गया था। पार्टी भी खत्म हो गई थी और सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। अब वहां पर थे सिर्फ घरवाले और कुछ दूर के रिश्तेदार। सब लोग परेशान होकर मेन हॉल में बैठे थे। तभी एक कार बहुत तेजी से मेंशन के में गेट से एंटर होता है और अचानक ब्रेक लगाने से टायर घसीटने का आवाज आता है। तभी कुश भागते हुए आता है और ऊपर आदित्य के कमरे में चला जाता है और जाते जाते रिद्धिमा से कहता है, डॉक्टर कपूर कम फास्ट। रिद्धिमा एक नज़र सबको देखती है और जल्दी से कुश जिस तरफ गया था उस तरफ चली जाती है। अर्शी भी उसके पीछे भागती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। तभी सबकी नज़र आदित्य पर जाता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके बाहों में स्नेहा थी जिसका चेहरा आदित्य के सीने में छिपा था। सब अपने जगह से खड़े हो गए। आदित्य ने सबको अनदेखा कर दिया और अपने कमरे में चला गया। स्नेहा की हालत देखकर सब दंग रह गए। सुधा जी ने रोते हुए कहा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारी बच्ची को, हर वक्त उसके ऊपर सब गंदी नजर डालते हैं। ममता जी उन्हें संभालने लगी। सब लोग ऊपर आ गए। आदित्य स्नेहा को कमरे में लेटाता है और रिद्धिमा को आंखों से इशारा करता है। रिद्धिमा हाँ में सिर हिला देती है तो आदित्य, कुश और अर्शी सब बाहर चले जाते हैं। अर्शी के आंखों में आंसू थे जिसको उसने बहने से रोक रखा था। सब लोग रिद्धिमा के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। आदित्य बेचैन होकर चक्कर काट रहा था और अपने बालों पर हाथ फेर रहा था। नीचे जो दूर के रिश्तेदार थे वो लोग तरह तरह के बातें कर रहे थे और स्नेहा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। वही कमरे में जब रिद्धिमा ने स्नेहा की हालत देखा तो उसकी चीख निकल गई, पर वक्त की
जरूरत को समझते हुए उसने उसको चेक किया, इंजेक्शन लगाया और उसके घाव को साफ कर दिया और उसके ऊपर चादर डाल दिया। वो बाहर आई। सब लोग उसे ही देख रहे थे। रिद्धिमा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर रायजादा, शी इज ओके। पर आदित्य ने घबरा कर कहा, पर क्या? रिद्धिमा ने कहा, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया गया है पर उन्होंने अपने आप को बचा लिया। उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है, पूरे शरीर में गहरे घाव है और जबरदस्ती करने के निशान है। आदित्य तो पूरा सुन पर चुका था। वो धाम से जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें भींज लिया। रिद्धिमा ने कांपते आवाज में कहा, संभालिए खुद को, उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें गहरा सदमा लगा है, उन्हें पैनिक अटैक भी आ सकता है। उसने कुश को पर्ची बढ़ा दिया और कहा, ये दवाई टाइम पर देते रहिएगा। इतना कहकर वो चली गई। उसे ऋतिक को भी चेक करना था क्योंकि वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो ऋतिक के कमरे में जाकर बैठ गई और स्नेहा को याद करते करते उसके आंखों से आंसू आ गए। वो फुट फुट कर रोने लगी। कुश आदित्य के पास बैठ गया और उसे कसके गले लगा लिया। आदित्य के आंखों से एक कतरा आंसू कुश के कंधे पर गिर गया। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। सबको स्नेहा के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सब खुश थे कि कुछ गलत नहीं हुआ। आदित्य कमरे में गया तो उसकी आंखें सीधा इसके बीवी पर जा ठहरी, जिसकी चेहरे की रौनक आज गायब था। आदित्य बाथरूम में गया और एक शावर लेकर बाहर आया। वो एक बकेट हल्का गुनगुना पानी और 2 टॉवल लेकर आया था। वो स्नेहा की कमर के पास बेड पर बैठ गया और उसके ऊपर से चादर हटा दिया और उसके कपड़े हटाने लगा। उसकी हालत देखकर आदित्य के आंखें नम हो गया। उसने धीरे धीरे उसे पूरी तरह से साफ किया और उसे एक ब्लैक शर्ट पहना दिया और उसके बालों को चोटी में बंध दिया। उसने उसके जख्मों पर भी मरहम लगाया। स्नेहा 24 आवर्स के लिए बेहोश रहने वाली थी क्योंकि उसे पेन किलर दिया गया था। आदित्य भी उसके पास लेट गया और उसके को अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। स्नेहा ने नींद में आदित्य को कसकर गले लगा लिया, पर आदित्य के आंखों से नींद को से दूर था। उसके दिमाग में आज का हादसा बार बार किसी रील की तरह दौड़ रहा था। वही सोचते सोचते उसे कब नींद आ गया उसे नहीं पता। वही दूसरी तरफ सुधा जी के कमरे में सुधा जी किसी गहरी सोच में डूबी थी जब उनके कमरे में कुश आया। वो कुश को आजन इतने रात को देखकर हैरान थी। सुधा जी ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम यहाँ? कुश ने नाम आंखों से सिर हिला दिया। सुधा जी ने उसे अंदर आने का इशारा किया। कुश लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर आया। सुधा जी थोड़ा परेशान हो गई। वो उनके पास पहुंचता उससे पहले ही उसका पैर कापेट में उलझ गया और वो घुटनों के बाल गिर गया और उसका सिर झुक गया। सुधा जी जल्दी से उसके पास गई और इसके सामने बैठ गई। कुश ने सिर झुकाकर ही कहा, माँ मैं उसे बचा नहीं पाया, माँ मेरी गुड़िया को क्या हो गया? इतना कहकर वो रोने लगा। सुधा जी के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर भी उन्होंने उसे गले लगाए। उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं बेटा आपकी कोई गलती नहीं है और आपकी गुड़िया भी ठीक है। कुश ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं वो मुझे रखी बांधती थी और मैंने वादा किया था उसको हर मुसीबत से बचाऊंगा। माँ मैं आपके लाडो को नहीं बचा सका। थोड़ी देर बाद कुश रोते रोते ही सो गया। वही अर्शी धीराज के रूम में खिड़की पर बैठी बाहर अंधेरे में अकेला चमकता चांद को देख रही थी। तभी धीराज कमरे में आया। उसका पूरा चेहरा खून से सना था और उसके कपड़े भी खून से भीगे थे। वो जल्दी से वह रूम गया और नहाकर बाहर आया। उसे पता था अर्शी वही होगी। वो नहाकर बाहर आया और वो एक नाइट ड्रेस पहन लिया। उसने देखा अर्शी अभी भी खोई हुई है तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्शी जल्दी से पीछे मुड़ गई और उसे कसके गले लगाकर रोने लगी। धीराज ने उसे चुप कराना चाहा पर अर्शी बार बार रो रही थी, इसीलिए उसने उसे नहीं रोका। उसे पता था वो जितना रोएगी वो उतना हल्का महसूस करेगी। वही ऋतिक जब कमरे में आया तो उसने देखा रिद्धिमा काउच पर लेटी हुई है। ये कोई नई बात नहीं था, पहले भी ऋतिक का जब तबीयत खराब होता था वो ऐसे ही उसके रूम में सो जाती थी। ऋतिक ने एक नज़र अपने आप को देखा। उसके कपड़ों में खून था, इसीलिए वो पहले फ्रेश हो गया। फिर वो रिद्धिमा के पास आया जो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दुबक कर सो रही थी। ऋतिक ने उसे बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। उसने देखा रिद्धिमा के गालों पर आंसू के निशान थे। उसने झुककर उसके सिर को चूम लिया, फिर उसके आंखों को और वहां से चला गया। वही अपने कमरे में सुधांशु के आंखें किसी भट्टी की तरह लाल थे और वो जल्दी जल्दी से अपने लैपटॉप पर उंगली चला रहा था और उसके आंखों से खून के आंसू बह रहा था। उसके चेहरे पर भी खून के छींटे थे और कपड़ों पर
खून के धब्बे थे। उसने स्नेहा को एक बार भी नहीं देखा था, पर उसका दिल उसको देखने नहीं दे रहा था। उसे पता चल गया था उसका परिवार, उसका बहन स्नेहा यही है, पर उसे ये भी पता था अगर वो अभी उसे देखा तो उसे सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। सुधांशु किसी जख्मी शेर के जैसा लग रहा था। उसने दांत किटकिटाते हुए कहा, मैं बर्बाद कर दूंगा सबको जिसने उसे रुलाया। एक एक आंसू के बंद का बदला लूंगा मैं, जिंदा रख कर भी पल पल मरेंगे सब, ये वादा है सुधांशु रॉय का। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।